नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब दासू बोले थे, एकदम बिंदास रैप चेक। देखो, आज हम एक नए रेशियो के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री। सॉरी, इन्वेंट्री नहीं। पहले तो कैटेगरी की बात करेंगे। बेटा आज हम बात करेंगे तुम्हारे कौन से रेशियो की? टर्न ओवर रेशियो। जोर से बोलो, टर्न ओवर रेशियो। इन्हें आप एक्टिविटी रेशियो भी कहते हो। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो यानी कि एक्टिविटी रेशियो। अब आप कहोगे ये टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो क्या होते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है टर्नओवर, यानी कि वो रेशियो जो तुम्हारी सेल्स से कनेक्टेड है। जो तुम्हारी सेल्स से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है मेरे बेटा जी? आपकी सेल्स से कनेक्टेड है। सेल्स, कोई भी किसी भी एंटिटी की सेल उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। यानी कुल मिला के जो तुम्हारे एक्टिविटी रेशियो होंगे वो किसी बिजनेस, किसी भी एंटिटी, किसी भी उनके टॉप लेवल, मिड लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बातें करेंगे। ये बताएंगे कि उनकी जो एक्टिविटी है, वो जो काम कर रहे हैं, वो अच्छी डायरेक्शन में है, गंदी डायरेक्शन में है, सही भी है, गलत भी है। तो इन रेशियो से कंपनी की परफॉर्मेंस, उनके एम्प्लॉय, डायरेक्टर, टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्टिविटी की परफॉर्मेंस, सारा मेजरमेंट यहाँ से हो जाता है। मोटा माटी इसके अंदर आप चार रेशियो सीखने वाले हो। एक है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एक है टर्टर, एक है टप्टर। क्लियर है नहीं है? और एक रेशियो और है WCTR, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। लेकिन सबसे पहले मैं जो बातें करूंगा आपसे, वो बातें हमारी होंगी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को लेके। किसकी बातें होंगी मेरे बेटा जी? इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को लेके। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसे आप क्या कह सकते हो मेरे बेटे जी? ITR कह सकते हो, या इसे पहले बोला जाता था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। याद कर लेना, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। मेरी बातों को सुनते रहना, आज मेरा सिर्फ बोलने का दिन है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसे आप STR भी कहते हो। क्या कहते हो मेरे बेटे जी? STR। सर इसका फॉर्मूला तो बताओ। मेरे मेरे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर ये रेशियो क्या बताता है, हमें बताओ ना सर, प्लीज प्लीज सर बता दो ना। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये सब क्या कहते हो मेरे बेटे जी? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा ये रेशियो समझाना क्या चाहता है आपको? मान लो मैं इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है जो तुमने सामान बेच दिया, जो तुमने बेच दिया, गुड सोल्ड, उसकी कॉस्ट, वो सामान तुम्हें कितने का पड़ा था। तो तुमने 10 लाख की लागत वाला माल, सुन लो, 10 लाख की लागत, मतलब वो माल जो तुम्हें 10 लाख का पड़ा था वो तुमने बेच दिया। तुमने बेचा कितने में? 12 में, 15 में, 20 में, 25 में, वो बात नहीं हो रही। वो सब जो बेच दिया वो तुम्हें कितने का पड़ा था? 10 लाख का। और मान लो तुम्हारी एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की है। तो बेटा ये आंसर निकल कर आ रहा है तुम्हारे 10 टाइम्स। मेरे बच्चों याद रखना, हाँ जी क्यूटी पाए, याद रखना, ये जो है ना, ये रेशियो जितने भी होंगे टर्नओवर रेशियो, सारे टाइम्स में निकलते हैं, यानी कि कितने गुना। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तुम्हारा क्या निकल कर आ रहा है? 10 टाइम्स निकल के आ रहा है, 10 टाइम्स। अब तुम्हारे मन में एक भाव आएगा, एक बातें आएंगी कि सर ये 10 टाइम्स क्या होता है? सर ये 10 टाइम्स क्या होता है, थोड़ा बताओ हमें। तो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब मुझे ना तुम एक बार बताना, प्रियम तुम मुझे एक बार बताना, तुम्हारी दुकान जैसे पेंट की है ना? जैसे तुम वही है ना, मतलब एक घर की रौनक बढ़ाने के लिए जो सामान होते हैं वो बेचते हो, तुम पेंट की दुकान है। अब इनकी पेंट की दुकान में जो तुम्हारा सामान रखा हुआ है, अलग अलग ब्रांड के पेंट रखे हुए हैं, वो तुम्हारी इन्वेंट्री है, वो तुम्हारी स्टॉक है। तो तुम उस इन्वेंट्री को जल्दी बेचना पसंद करोगे, देर में? मुझे ये बताओ फटाफट से। जल्दी जल्दी सर। जल्दी जल्दी सर, है ना? तो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तुम्हें यही बताता है कि तुम अपनी इन्वेंट्री का आना और जाना कितनी जल्दी करते हो। मतलब वो आना और जाने की जो साइकिल है, आने जाने वाली साइकिल कितनी बार घुमाते हो साल भर में, वो बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये दिख रहा है इस वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स, यानी कि हम 10 बार साइकिल घुमाते हैं। आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, कितनी बार होता है? 10 बार होता है। यानी कि हमारी दुकान में ऑन एन एवरेज, सुनते रहे ना, हमारी दुकान में ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए का माल पड़ा रहता है। मतलब दुकान में, गोदाम में 1 लाख रुपए का माल पड़ा रहता है। तो वो 1 1 लाख रुपए का माल, टोटल 1 1 लाख रुपए का माल पड़ा रहता है, और कितना माल बिक जाता है? 10 लाख का। तो यानी कि ऑब्वियस बात है, वो 1 1 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री है, वो कितनी बार बेची होगी? हमने 10 बार बेची होगी, तभी तो 10 लाख हुआ। भाई 1 लाख रुपए की लागत का माल पड़ा हुआ है,
तो तुम एक बार में कितना माल बेच पाते हो? 1 लाख रुपए का माल बेच पाते हो। तो 10 लाख का बेचने के लिए कितनी बार साइकिल घुमाई होगी? 10 बार घुमाई होगी। तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख का माल बिक गया। हाँ है ना? जितना ये रेशियो तुम्हारा बढ़ता है ना उतना मजा आ जाता है। 10 बार बेच रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं, 15, 20, 25, 30, टपा 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 टपा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जितना बढ़ेगा, है ना, हायर द रेशियो बेटर इट इज, मतलब जितना ये बढ़ता है उतना मजा आ जाता है। क्लियर है ये? इसी के साथ इसका एक रेशियो और होता है, इसी के साथ चलता है, याद रखना वो अलग नहीं है, इसी के साथ चलेगा। इसकी गर्लफ्रेंड है, जहां तू वहां मैं, उस रेशियो का नाम होता है इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो। बोलो क्या नाम होता है मेरे बेटा जी? इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो। इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो क्या नाम होता है मेरे बेटे जी? इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो। इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो नाम होता है मेरे बेटे जी। ठीक है? इसे हम शॉर्ट में आईवीआर भी कहते हैं, आईवीआर। बेटा ये जो रेशियो होता है ना, ये टाइम में निकलता है, टाइम। वो टाइम्स है, ये टाइम है। टाइम यानी कि समय, टाइम यानी कि समय। अब कैसे निकलता है बेटा? देखो, अगर तुम्हें मंथ में निकालना है आंसर तो ऊपर 12 मंथ लेना, मतलब न्यूमिनेटर में। अगर डेज में निकालना है तो डेज ले लेना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और अगर तुम्हें निकालना है वीक में तो वीक ले लेना, 52 वीक। नॉर्मली वीक में पूछते नहीं है तुमसे, डिवाइडेड बाय कर देना आईटीआर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अब सपोज मान के चलो मैं अपना आंसर जो है वो डेज में निकालना चाहता हूँ, तो ऊपर मैंने 365 ले लिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया आईटीआर। तो ये क्या निकल कर आ रहा है? 36.5 डेज। अब ये रेशियो तुम्हें क्या समझाना चाह रहा है? ये रेशियो तुम्हें ये बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि तुम्हारे पास जब 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री दुकान में, तुम्हारी दुकान में, गोदाम में आती है, तो तुम उस 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री को बेचने में, तुम उस 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री को बेचने में, तुम उस 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री को बेचने में कितने दिन लगा देते हो? तुम लगा देते हो 36-37 दिन, मतलब 36.5 डेज। तुम इतने दिन लगा देते हो, इतने दिन लगा देते हो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अबे यार, 36.5 डेज क्लियर ही नहीं है? तुम उस इन्वेंट्री को बेचने में कितने दिन लगा देते हो? 36.5 डेज। क्लियर ही नहीं है? मतलब लगभग 36-37 दिन लग जाते हैं तुमसे। क्लियर ही नहीं है? इतने दिन लग जाते हैं। मतलब तुमसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है, तुमसे सवाल जरूरी नहीं है कि इस तरीके से पूछा जाएगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो, इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो क्या है। मे भी ऐसा पूछा जा सकता है कि इन्वेंट्री बेचने में कितना टाइम ले रहे हो इन डेज। तो तुम्हें हो सकता है कि आईटीआर गिवन हो ऑलरेडी, और इन डेज बस इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कई बच्चों को पता ही नहीं होता इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो, वो तो खाली ये पढ़ पढ़ा के चलते हैं, क्योंकि पढ़ने को मिलता नहीं है ना उन्हें ये चीजें। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ इन चीजों को, ये ऐसे करना है आपने। आई बस में नहीं आई? दूसरी बातें समझना मेरे बेटा जी। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्वेंट्री कितनी बार बिक रही है साल भर में। तुमसे सीधा सीधा नहीं पूछा जा रहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताओ, वो पूछेंगे कितनी बार बिक रही है इन्वेंट्री, तो तुम बोलोगे 10 बार बिक रही है। कितनी बार का मतलब है आईटीआर निकालना है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो मेरे बेटा ये रेशियो समझाना क्या चाह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? एक बात और बोलना चाहूंगा, डेज को लेके मैं बात पहले क्लियर कर देता हूँ, हालांकि मैं बहुत पहले भी क्लियर कर चुका हूँ ये बातें फंडामेंटल वाले चैप्टर में, जब भी डेज की बातें होती हैं। यहाँ 365 दिन लिए हैं मैंने, यहाँ 366 दिन भी आ सकते हैं अगर लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर होगा तो 366 दिन रहेंगे, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है या नहीं है? तो बेटा आप ये देख लेना फरवरी किस महीने किस साल की आ रही है। सपोज अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपके क्वेश्चन की, आपके जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो, तो वो ईयर है 2021 और 22। तो 2021-22 में फरवरी वो आएगी 2022 की आएगी। तो 2022 को तुम 4 से डिवाइड कर देना, 2022 को 4 से डिवाइड करो जैसे, तो बेटा तुम्हारा निकल कर आ रहा है, ये तुम्हारा 2022 डिवाइडेड बाई 4, ये तुम्हारा निकल कर आ रहा है 505.5। अगर पॉइंटों में आंसर आता है ना तो वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट आ जाता है, जैसे सपोज मान के चलो अगर 2024 दे दे, और 2024 को 4 से डिवाइड कर दोगे ना मेरे बेटा, तो देख लेना 2024 डिवाइड बाई 4, ये निकल कर आएगा 506, यानी कि लीप ईयर है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो अगर 2024 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो 366 दिन लोगे, और 2022 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो 365 दिन लोगे। लेकिन मैं एक बात और बोलूं, समटाइम क्वेश्चन बोलते हैं कि ना तो तू 365 दिन लेगा, ना तू 366 दिन लेगा। क्वेश्चन कहता है कि तुम्हें 360 दिन लेने, मतलब क्वेश्चन ने अपना बोल दिया, कुछ नहीं लेना, 360 दिन लेना है। तो भैया ऑब्वियस बात है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना। तुम्हें फिर अपनी बातें रखने की कोई जरूरत नहीं है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर सब भाड़ में गया। क्वेश्चन ने बोले 360 दिन तो 360 दिन, बात खत्म हो जाती है।
क्लियर ही नहीं है। तो ये था मेरे बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने आपको, और उससे कनेक्टेड जो इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो वो बताया। मैं इसमें एक बात और बोल दे रहा हूँ मेरे बेटा जी, याद रखना मेरे बेटा, ये रेशियो बताएंगे तो अच्छा बताएंगे, बताएंगे तो गंदा बताएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होने का कि एक रेशियो अच्छी बात करेगा दूसरा रेशियो गंदी बात करेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे मान के चलो कि प्रियम, कि मान के चलो तुम्हारी दुकान का माल 36 दिन में बिक रहा है, और मैं अब कहने लगूँ कि तुम यही माल तुम्हारा 36 दिन की बजाय 30 दिन में बिकना शुरू हो जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा प्रियम, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। और 20 दिन बोल दो तो बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा। मतलब जितना जल्दी माल बिक रहा है उतना बढ़िया, मतलब स्पीड है माल बिकने में, इन्वेंट्री बहुत स्पीड से बिक रही है हमारी। तो यानी कि अगर ये रेशियो बढ़ता है और ये घटता है तो मजा आ जाएगा। और बता के चल रहा हूं, अगर आईटीआर मतलब ऊपर वाला बढ़ेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक घटेगा मेरे बेटा, ऑटोमेटिक घटेगा। तो आओ मेरे बेटा लिखते हैं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? आईटीआर लिखेंगे एक तरफ, और एक तरफ लिखेंगे आईवीआर, बोलो हाँ या ना। और एक तरफ लिखेंगे मेरे बेटा जी गुड, और एक तरफ लिखेंगे मेरे बेटा जी बैड। आईटीआर अगर ये बढ़ता है और ये घटता है तो हमें अच्छा लगेगा, और ये घटता है और ये बढ़ता है तो हमें गंदा लगेगा, टाइम पीरियड ज्यादा हो रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब देखो इसके सपोर्टिव फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। मुझे इतना बता दो जल्दी से, अनुष्का और प्रियम, क्या तुम्हें इतनी बात मेरी क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? यस। चलो, हाँ जी भैया। अब बेटा मैं बात करता हूँ तुमसे एवरेज इन्वेंट्री की, कि एवरेज इन्वेंट्री निकालते कैसे हैं। इन्वेंट्री को तुम स्टॉक भी कह सकती हो मेरे बेटा। इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा जी ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, आईएनवी लिख रहा हूँ शॉर्ट में मैं, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, साल की शुरुआत का स्टॉक साल के एंड का स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर एवरेज इन्वेंट्री। फिर मन में बच्चों के एक भाव फिर प्रकट होता है कि भैया ये तो बताओ इन्वेंट्री क्या होती है। देखो मेरे बेटा, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, मतलब वो माल जो तुमने रखा है खरीदने, मतलब खरीदा है बेचने के लिए। लेकिन याद रखना मेरे बेटा जी, याद रखना मेरे बेटा, कि बेटा दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जो पका पकाया माल खरीदते हैं और पका पकाया माल बेचते हैं। जैसे मैं बोलूंगा प्रियम, अब प्रियम की दुकान है पेंट की, ये पेंट खुद बनाते नहीं है, समझना, ये बर्जर का, एशियन का और फलाने ढिमकाना और भी कंपनियां होंगी, मैंने दो कंपनियों का नाम ले लिया, बर्जर का, एशियन का। ये ऑलरेडी बना बनाया पेंट अपनी दुकान में रखते हैं और बेचते हैं। दैट इज इनका जो व्यापार है वो ट्रेडिंग का है, खरीदो और बेचो और बीच का मार्जिन कमाओ। लेकिन एक होता है कौन, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, हाँ या ना, जैसे बर्जर एशियन, ये बकायदा पहले पेंट को पैदा करती है, पेंट बनाती है और फिर बेचती है। क्लियर है ही नहीं है? तो बेटा एक बात मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उनके पास तीन तरीके की इन्वेंट्री देखने को मिलती है। बेटा एक इन्वेंट्री देखने को मिलती है रॉ मटेरियल, इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा आर एम, आर एम लिखूंगा, अभी और भी लिखूंगा ना। और एक होती है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा डब्ल्यू आई पी, वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्यू आई पी। और एक होता है मेरे बेटे जी क्या, फिनिश गुड्स, एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है आपका फिनिश गुड्स, इसे मैं लिखूंगा एफ जी। क्या लिखूंगा मेरे बेटे जी, एफ जी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था चाय का, जो चीनी, चाय पत्ती, अदरक, हाँ ये ना, पानी, इलायची, मसाला, ये सब क्या है, ये चाय बनाने के लिए जरूरी है, दूध वगैरह, क्लियर ही नहीं है? दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, इससे चाय बनेगी। तुमने पतीला चढ़ा दिया, पानी रख दिया, इलायची, अदरक डाल दिया, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, तो क्या है, अभी चाय बनी नहीं है, बन रही है, कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसे तुम बोलते हो सेमी फिनिश गुड्स। आधा मतलब सेमी, आधा मतलब प्रोडक्ट बन गया है, आधा बनना बाकी है, मतलब कुल मिला के इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे तुम कच्चा माल, कच्चा माल, जिसे तुम यूज नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। और एक होता है तुम्हारा सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, आधा पका हुआ माल आधा कच्चा माल, क्लियर ही नहीं है? और एक होता है तुम्हारा फिनिश गुड्स, चाहे उबाल लिया, खत का ले लिया है, चाहे छाननी है, बेच लो या पी लो, यानी कि क्या हो गया, कंप्लीट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा जी, कंप्लीट प्रोडक्ट, यानी कि रेडी टू सेल, जो मार्केट में बिकने के लिए है, रेडी टू, रेडी टू सेल,
जो मार्केट में अब बिकने के लिए है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो देखो यहाँ पर ध्यान लगा लेना मेरे बेटा जी, इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग रॉ मटेरियल भी है, ओपनिंग WIP भी है, ओपनिंग फिनिश गुड्स भी है, प्लस क्लोजिंग का मतलब है क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी है, क्लोजिंग WIP भी है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये नहीं है? नहीं तो बताओ, कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता ये चीज इन्वेंट्री के बारे में। वो क्या करते हैं, वो इन्वेंट्री का मतलब क्या लेते हैं, खाली फिनिश गुड्स ले लेते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ फिनिश गुड्स देखने को मिलता है, वहाँ कच्चा माल और WIP होती ही नहीं है। क्लियर है? वो तो पका पका है, फिनिश गुड्स ही खरीदते हैं, फिनिश ही बेचते हैं। बना बनाया पेंट खरीदा, बना बनाया पेंट बेचा, बात खत्म। तो याद रखना, आपको कई बार MCQ अगर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए, और तुम्हें रॉ मटेरियल दे दे, WIP दे दे, फिनिश गुड दे दे, कोई सी दो इन्वेंट्री दे दे, तीनों दे दे, एक दे दे, तो समझ लेना तुम्हें जो इन्वेंट्री गिवन है, तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग लेनी है, उन दोनों की डिवाइड बाय 2 कर देना है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? कंफ्यूज मत रहना। सम टाइम आपको ओपनिंग गिवन नहीं होती, ओपनिंग गिवन नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज मानना पड़ेगा और अपनी आत्मा को संतुष्टि देनी पड़ेगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग फिनिश गुड, जो जो गिवन है। जरूरी है तीनों ही गिवन क्वेश्चन में जो जो गिवन है। भैया हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसे तो 0 मान ले और ये हमें दे ही रखे डिवाइड बाय 2, बेटा ये नहीं कर सकते। क्लियर? कई बच्चे कर देते हैं कि ओपनिंग को 0 मान लेते हैं। अगर तुम्हें क्लोजिंग गिवन है, क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेना, तब तुम्हें ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बता के चल रहा हूँ ये चीजें मैं। क्लियर है ये नहीं है? ये था मेरे बेटा एवरेज इन्वेंट्री को लेके बवाल। फिर बात करते हैं मेरे बेटे किसकी, COGS की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर COGS भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं बेटा एक बात और बोल देता हूँ, समटाइम तुम्हें COGS ना लेके तुम्हें नेट सेल का यूज करना पड़ सकता है। अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे पता चलेगा हमें कि हमें COGS लेना है या नेट सेल लेना है? बेटा देखो, बातों को ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में तुम्हें COGS गिवन है, बहुत बढ़िया, भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो। और अगर तुम्हें COGS गिवन नहीं है, तो COGS को फाइंड करना और फिर लिखना। लेकिन ना तो COGS गिवन है, ना तुम फाइंड कर पा रहे हो, तो तुम्हारी मजबूरी होगी कि तुम्हें नेट सेल का यूज करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। समटाइम ऐसे भी MCQ आ जाते हैं कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए COGS गिवन नहीं है या तुम फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो तुम पे दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता है? तो तुम बोलोगे हम पे दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है नेट सेल। क्या ऑल्टरनेटिव होता है बेटा जी? नेट सेल। इनकी पहली प्रायोरिटी तो हमारा COGS ही है। अगर COGS पूरी मेहनत कर ली तो भी नहीं दिख रहा हमें, तो फिर नेट सेल हमारी मजबूरी है। और नेट सेल के बेस पर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। चलो, अब हम बेटा बात कर लेते किसकी, अब हम बात कर लेते मेरे बेटे COGS की। किसकी बात कर लेते मेरे बच्चों? COGS की। तो बेटा ध्यान रखना, COGS, COGS फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने सामान बेच दिया उसकी लागत हमें कितनी पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान हमने बेच दिया वो सामान हमें कितने का पड़ा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, इधर मैं ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकता हूँ, साल की शुरुआत में कितना माल था, प्लस नेट परचेज, तुमने कितना माल टोटल परचेज करा पूरे साल भर में, प्लस डायरेक्ट खर्चे, टोटल तुमने माल को खरीदने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना खर्चा किया, डायरेक्ट खर्चे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कितना स्टॉक साल के एंड में बच रहा है। आओ थोड़ी इमेजिनरी फिगर लेके अपने सवाल को मुकाम तक पहुंचाएं। सपोज मान लो हमारी दुकान में पहले से 1 लाख रुपए का माल था, प्लस पूरे साल भर में 10 लाख का माल खरीदा। साल की शुरुआत में 1 लाख का माल था, पूरे साल भर में 10 लाख का माल खरीदा, प्लस 2 लाख का खर्चा करा माल खरीदने में, इनकी माल मुझे 12 लाख का पड़ रहा है, ठीक है ना, माइनस अभी भी 5 लाख का माल बचा हुआ है मेरे गोदाम में। देखो 1 लाख का माल था प्लस 12 लाख का माल आया, देखो 1 लाख का था, 12 लाख का दुकान में आया, तो टोटल माल देखो, टोटल माल तुम्हारे पास कितना हो गया, देखो टोटल माल कितना हो गया तुम्हारे पास, ये देखो दिख रहा है बेटा,
टोटल माल तुम्हारे पास 12 लाख रुपए का हुआ पड़ा है, लेकिन 12 नहीं 13 लाख, और 13 लाख में तुम्हारे पास कितने रुपए का माल बच गया है? 13 लाख में से तुम्हारे पास माल बच गया है मेरे बेटा 5 लाख रुपए का। कितने रुपए का माल बच गया बेटा जी? 5 लाख रुपए का माल बच गया है 13 लाख में से। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? तो यानी कि 13 में से 5 लाख का माल बच गया है तो माइनस कर दिया, तो यानी कि बाकी बचा जो 8 लाख का माल है वो कहाँ गया? ये जो 8 लाख है ना, इसे ही बोलते हैं सीओजीएस, कि भैया 13 का माल था, 5 बच रहा है गोदाम में, 8 लाख का माल कहाँ गया? बिक गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान मुझे 8 लाख का पड़ा था, जो मुझे 8 का पड़ा था, वो मैंने बेच दिया। और ये तो तुम्हें भी कॉमन सेंस की बात है, क्या तुम 8 लाख का माल 8 लाख में बेचोगे? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। 8 लाख का माल तो भैया ज्यादा का बेचेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम प्रॉफिट चाहते हैं, मार्जिन निकालना है हमें। तो 8 लाख का माल जब तुम 15 लाख का बेचोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक क्या होगा? 7 लाख का प्रॉफिट होगा। और ये 7 लाख का प्रॉफिट क्या कहलाएगा मेरे बेटा जी? यही कहलाता है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। और यही माल अगर सस्ते में जाता तो तुम्हें हो जाता लॉस, यानी कि ग्रॉस लॉस। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ भैया, बिल्कुल हमें ये वाली बात क्लियर हो गई। देखो, अब इधर देखना, मैं तुम्हें एक कहानी दिखाता हूँ। तुम्हें याद होगा, तुम जब 11वीं क्लास के अंदर क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट, तुम 11वीं क्लास में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो इधर देखो क्या करा। ठीक है, जब तुम 11वीं क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो इधर देखो, तुम इधर की तरफ क्या दिखाते थे? तुम इधर की तरफ दिखाते थे टू ओपनिंग स्टॉक। याद आ रहा है? क्या दिखाते थे? टू ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे। हाँ भैया दिखाते थे। और क्या दिखाते थे? तुम यहाँ पे नेट परचेस दिखाते थे, परचेस माइनस परचेस रिटर्न करके। हाँ भैया याद आ रहा है, बिल्कुल दिखाते थे। यहाँ पे तुम दिखाते थे फिर डायरेक्ट खर्चे। हाँ भैया बिल्कुल याद है, कैरिज, फ्रेट, वेजिस। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहे हैं, ऐसे करते थे। यहाँ की तरफ दिखाते थे तुम नेट सेल। बिल्कुल बिल्कुल, नेट सेल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ की तरफ तुम दिखाते थे क्या? बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए का माल बच रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल 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 याद है, ऐसे ही करते थे। तो इतना कर कराने के बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या निकलता था? या तो आता था ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, या निकलता था तुम्हारा ग्रॉस लॉस जीएल। बिल्कुल भैया यही है। तो बेटा ये जो सीओजीएस है ना, ये कुछ नया नहीं है। ये जो सीओजीएस तुम्हें दिख रहा है ना मेरे बेटा, ये कुछ नया नहीं है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। ये सीओजीएस कुछ नया नहीं है, ये सब कुछ वही, ये सीओजीएस यहीं से दिख जाएगा तुम्हें, यहीं से ही दिख जाएगा। कैसे भैया, जरा दिखाना। देखो, ये देखो, पहले ये देखो, ये दिख रहा है? हाँ भैया दिख तो रहा है। ठीक है, ये देखो, यहीं पर ही देखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस, ये सारी चीजें सेम साइड आ रही हैं। ये सारी चीजें कहाँ आ रही है बेटा जी? सेम साइड आ रही है। क्लियर ही नहीं है? जो सेम साइड आ रही है वो देखो ऐड हो रही होंगी। वो ऐड हो रही है, देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे, माइनस क्या हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्या हो रहा है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है बच्चे? माइनस। इधर देखो, जो अपोजिट है उसे आपने क्या कर दिया? माइनस। ये देखो, ठीक है, ठीक है। तो जो सिमिलर है, जो सेम साइड में वो ऐड हो रहे हैं, जो अपोजिट है वो लेस हो रहा है। इतना करने से बेटा ये हमारा बन जाता था तमंचा। 11वीं क्लास में बनाया था मैंने तमंचा, और हमने करा था तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। इस तमंचे का नाम क्या है? इस तमंचे का नाम है COGS, जो तुम्हारा निकला 8 लाख रुपए का। और तुमने 8 लाख का माल कितने बेची थी? तुम्हारी सेल 15 लाख की। तो देखो तुम्हें ऑटोमेटिक क्या निकलेगा? 15 में से 8 गए, प्रॉफिट निकलता था 7 लाख का। और अगर यही सामान 7 लाख का बिक जाए, 8 लाख का माल 7 में बिके, तो ऑटोमेटिक क्या निकल कर आता? लॉस निकल कर आता। क्या मेरी ये बात क्लियर है? ये नहीं है? तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है सीयूजीएस का, ये कोई अलग से नहीं आ रहा, यहीं से ही फाइंड हो रहा है। बेटा बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो मेरे बेटा। यस हाँ सर। जी। चलो, अब मैं सीयूजीएस के बारे में थोड़ी सी बकवासबाजी और कर देता हूँ। क्लियर ही नहीं है? क्या बकवासबाजी कर रही है? देखो, समझना जरा बातों को। एक फॉर्मूला होता है मेरे बेटा चेंज इन इन्वेंट्री का। क्या फॉर्मूला होता है मेरे बेटा? चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, बोलो हाँ या ना। चेंज को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा। चेंज इन इन्वेंट्री पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में।
इकोनॉमिक्स में डेल्टा यानी कि चेंज। देखो याद रखना, ये फिगर जो है पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अच्छा, कैसे सर? बेटा इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक में कितना चेंज हो, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। मैं स्टॉक की जगह स्टॉक इन्वेंट्री कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो ये फिगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। अगर ये ज्यादा है तो फिगर, अगर ये ज्यादा है तो फिगर आएगी पॉजिटिव की, लेकिन अगर ये ज्यादा है, क्लोजिंग वाला ज्यादा है, तो नेगेटिव वाली फिगर ज्यादा है, तो आंसर आएगा नेगेटिव का। ये बात ध्यान में रखना। तो बेटा देखो इसी के बेस पर ना एक फॉर्मूला बन गया सीओजीएस का। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या बन गया, इधर देखो मेरे बेटा, हम ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं, इधर देखो, आप सभी को पता है क्या, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग, इन दोनों की जगह तुम क्या लिख सकते हो, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्च। बोलो हाँ, ये ना, ओपनिंग क्लोजिंग को हटा के क्या लिख दिया, चेंज इन इन्वेंट्री। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें यूज करना पड़ सकता है, तो लिखोगे प्लस माइनस चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, क्लियर है ये नहीं है, प्लस नेट परचेज प्लस प्लस नेट परचेज माइनस सॉरी प्लस डायरेक्ट खर्च। हाँ भैया ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा ये भी बन सकता है। अब मैं इसमें एक बात और बता देता हूँ मेरे बेटा जी, समटाइम ना, समटाइम तुम्हें ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है क्या, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कई बार। और बता रहा हूं लिखा हुआ क्या मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। अगर क्वेश्चन ढंग के मिल गए ना तुम्हें तो यही मिलेगा। और मोस्ट कंफ्यूजिंग अप्रोच हो सकती है ये, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज लिखा होता है ना मेरे बेटा, अरे बेटा ये कुछ नहीं है, ये चेंज इन इन्वेंट्री ही है, ये चेंज इन इन्वेंट्री है। बट इसमें एक झोल होता है, एक झोल होता है क्या, कि तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया ये पॉजिटिव है या भैया ये नेगेटिव है। बोले ये पॉजिटिव लेना है मुझे नेगेटिव लेना है, जब सीओजीएस निकालोगे तो पॉजिटिव लू नेगेटिव लू, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। भैया ये कैसे समझ में आएगा, थोड़ा बताओ हमें, राह दिखाओ हमें भैया थोड़ा सा। तो बेटा देखो, आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, हाँ बिल्कुल बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इधर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में तुम क्या करते हो, इधर की तरफ क्या दिखाते हो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, और इधर की तरफ दिखाते हो तुम क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बताओ तुम इंक्रीज का मीनिंग क्या बोलोगे, इंक्रीज यानी कि पहले, देखो पहले ओपनिंग लगे साल की शुरुआत में, मतलब पहले इन्वेंट्री ये थी, और क्लोजिंग यानी कि साल के एंड में, बाद में ये थी, पहले पहले में और बाद में ये थी। तो बेटा बताओ ना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होगा, इंक्रीज इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मीनिंग होगा कि पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, इंक्रीज मतलब ये कम थी और ये ज्यादा हो गई। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ पे ऐसे करके नहीं लिखा ना, बकायदा तरीके से लिखूंगा, आ जाओ। तो यानी कि हम कैसे लिखे, देखो यहाँ पर मैं एक तरफ लिख रहा हूँ मेरे बेटा क्या, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और एक तरफ लिख रहा हूँ बेटा मैं क्या, डिक्रीज इन्वेंट्री। ये एक लौता रेशियो जिसके लिए मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ, ये इतना ज्यादा ध्यान, मैं ध्यान लगवाता हूँ, लेकिन इस बात की मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ ना, एक भी बात मिस नहीं हो रही, इसमें सारी बातें आएंगी देखना, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो देखो, और एक तरफ क्या लिख रहा हूँ बेटा जी मैं, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक, और एक तरफ लिख रहा हूँ बेटा मैं क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। बेटा इंक्रीज का बेटा मैंने मीनिंग क्या बताया था, कि अगर मतलब पहले वाला, पहली वाली कम है और बाद में बढ़ गई, क्लियर ही नहीं है, अगर दोनों तीर एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो इंक्रीज है। मतलब पहले ओपनिंग कम थी और क्लोजिंग बढ़ गई, बाद वाली बढ़ गई, दैट इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री। बोलो हाँ ये ना। और इधर देखो, डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, पहले ज्यादा थी और अब कम हो गई, क्लियर है, मतलब ये ज्यादा थी और ये कम हो गई, मतलब दोनों तीर भाग रहे हैं, क्लियर ही नहीं है, आई बस में नहीं आई। अब इधर देखो, अब इधर देखो, मतलब एक तरीके से तुम इतना दिमाग लगाओ, क्लोजिंग यहाँ पे ज्यादा है और क्लोजिंग यहाँ पे कम है। अब इधर देखो, इधर देखो, तुम बस इतना देखो चेंज इन इन्वेंट्री में हो क्या रहा है, चेंज इन्वेंट्री में इधर देखो क्लोजिंग ज्यादा है, अगर क्लोजिंग ज्यादा होगी तो फिगर क्या होगी,
देखो क्लोजिंग ज्यादा होगी तो फिगर नेगेटिव की निकल कर आएगी, बिल्कुल सही बात है, हाँ ये ना। अब बताओ क्लोजिंग ज्यादा कहां पर है, इंक्रीज में, तो यहाँ पर ये है नेगेटिव फिगर, और ये क्या है, क्लोजिंग कम है, इनकी ओपनिंग ज्यादा, ये है पॉजिटिव फिगर। ठीक है ना, ठीक है, बात क्लियर हो गई, यहां तक जल्दी बोलो मेरे बेटा। अरे बेटा हाँ जी क्लियर है भैया। प्रियम, चलो आगे चलते हैं। तो बेटा ये मैंने इन्वेंट्री, अब देखो इसमें थोड़ी सी बातें और कर देता हूँ मैं आपसे, हालांकि फॉर्मूला आता नहीं लेकिन फिर भी मैं ये चीजें बोल रहा हूँ। ठीक है ना, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला मेरे बेटा जी, एडजस्टेड, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला बिल्कुल ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जैसा ही होता है, बस एक चीज का डिफरेंस आ जाता है वहां पर, क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक, बताओ सीओजी का फॉर्मूला प्लस क्लोजिंग प्लस नेट परचेज, जैसे वहां आता था यहाँ पर भी आता है, प्लस डायरेक्ट खर्चे वहां आते थे यहाँ नहीं आएंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, बस। सीओजीएस में और एवरेज एडजस्टेड परचेज में सिर्फ अंतर डायरेक्ट खर्चों का होता है। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर ये भी बन जाता है सीओजीएस का, क्या, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या बन जाता है कि एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे। अगर आप एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट खर्चे ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारी सीओजीएस से निकल जाएगी, कुल कुछ नहीं करा मैंने, ओपनिंग नेट परचेज माइनस क्लोजिंग की जगह मैंने एडजस्टेड परचेज पुट कर दिया, हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। क्लियर है ये नहीं है, अब देखो मेरे बेटा, अब बात करते हैं बेटा नेट सेल की। नेट सेल, अब थोड़े नए नए नाम बताऊंगा याद रखना जो तुम्हें मिलते हैं। नेट सेल को तुम्हारी नए 12th की नई नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मूला वही है कुछ नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है मेन धंधे को चलाने से जो तुमने रेवेन्यू पैदा किया, फॉर्मूला मेरे बेटा वही है, क्या, टोटल सेल, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न, इसको आप रिटर्न इनवर्ट के नाम से भी जानते हो कि बेचा हुआ माल वापस आ गया। क्लियर ही नहीं है, टोटल सेल कैसे निकालते थे, टोटल सेल बेटा इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये भी तुम्हें पता है, सेल दो तरीके की होती थी, कैश वाली सेल, क्रेडिट वाली सेल। कैश सेल सामान बेचा पैसे ले लिए, क्रेडिट सेल सामान तो बेच दिया बट पैसे नहीं लिए। जब दोनों सेल करते हो कैश और क्रेडिट, दोनों को ऐड करते हो तो बनता है तुम्हारा टोटल सेल। टोटल सेल में से कितना माल वापस आ गया उसे लेस कर दो सेल रिटर्न को, तो तुम्हें पता लगेगा नेट सेल। टोटल सेल को आप ग्रॉस सेल भी कहते हो, क्या कहते हो मेरे बेटा जी, ग्रॉस, इसे टोटल ही कहते हैं बेटा, बात वही है, ग्रॉस सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर ही नहीं है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा तुम्हें, कई बार टोटल सेल ना बोलकर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल देगा, तो समझ जाना टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल की जगह ये वाला वर्ड यूज हो रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब टोटल सेल ही है। कई बार कैश सेल ना बोल के कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल देगा, समझ जाना कैश सेल ही है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, समझ जाना क्रेडिट सेल ही है। हाँ खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा होगा तो समझ जाना नेट सेल है। इन्हीं शब्दों को समझना, अब इन्हीं शब्दों के बेस पर सीयूजीएस का भी नामकरण हो जाता है, सीयूजीएस का भी नामकरण हो जाता है इन्हीं शब्दों के बेस पर। सीयूजीएस का नया नाम क्या रख दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये नाम रख दिया जाता है, क्या रख दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये नाम रखा जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है नहीं है, मतलब भाई सेल की कॉस्ट ये वही तो है, जो माल तुमने बेच दिया उसकी कॉस्ट। ठीक है, अब आ जाओ, ये मैं तो घिसे पीटे फॉर्मूले बता रहा हूं तुम्हें, और कोई बड़ी बात नहीं बता रहा। अब देखो, अब आता है तुम्हारा नेट सेल का, नेट परचेज का फॉर्मूला। नेट परचेज का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा, नेट परचेज इज इक्वल टू व्हाट,
टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को तुम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हो। टोटल परचेज में कितनी परचेज आती है? 2 परचेज आती है। ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बहुत आसान है। टोटल परचेज इज इक्वल टू, बोलो, कैश वाली परचेज प्लस क्रेडिट वाली परचेज। क्लियर है? नहीं है? कैश वाली परचेज प्लस क्रेडिट, उधारी में और नगद में। नाउ लास्ट, इस फॉर्मूले की लास्ट बात बता रहा हूं, डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते थे जो तुम्हारे पीएनएल में आते हैं। कहाँ आते हैं बेटा? तुम्हारे ट्रेडिंग में आते हैं। इनडायरेक्ट वो होते थे जो पीएनएल में आते हैं। यानी कि एनी एक्सपेंस रिलेटेड विद, एनी एक्सपेंस रिलेटेड विद परचेजेस, सामान को परचेज करने से रिलेटेड जो है, फैक्ट्री मतलब हमारी फैक्ट्री में जो हो रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग जो सामान को बनाने में हो रहे हैं। इसके सारे एग्जांपल में लिख देता हूं, क्या होंगे बेटा जी। एक तो तुम्हारा एग्जांपल है यहाँ पर वेजेस, एक तुम्हें मिलता था कैरिज एंड फ्रेट, कैरिज इनवर्ड, कैरिज फ्रेट लिखा हो या कैरिज इनवर्ड लिखा हो, फ्रेट इनवर्ड लिखा हो, आउटवर्ड लिखा हो तो वो इनडायरेक्ट होता है ना। पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद अब दूसरे रेशियो की बात कर लेते हैं, और टर्नओवर रेशियो में पहले फटाफट हम छोटा एक रेशियो पकड़ लेते हैं, ज्यादा बड़ा रेशियो नहीं है, वो छोटा सा ही रेशियो है। उसका नाम है बेटा जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, WCTR। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल। नेट सेल का मैंने मीनिंग बता दिया आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के बारे में जानते ही हो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ज्यादा मैं इस रेशियो के बारे में बोलूंगा नहीं, बट इतना समझ लेना, ये वाला जो रेशियो है आपका, ये सिर्फ आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी ऑप्टिमाइज यूज हो रही है, कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो, उसके बारे में आपको ये बताएगा ये रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब इसके बचते हैं 2 रिमेनिंग रेशियो जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट रेशियो आ रहा है तुम्हारा कौन सा? टर्टर। टर्टर का मतलब होगा मेरे बेटे जी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसे कहते हैं टर, टी आर। इसे पहले बोला जाता था डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्न ओवर रेशियो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? डेटर, इसे DTR भी कहते थे पहले हम लोग, अब लेकिन टर्टर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है नेट, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मैंने ट्रेड रिसीवेबल को शॉर्ट में TR लिखा है, पहले बोलते रहो, बहुत बड़ा होगा ना, लिखने में बड़ा समय सा लग जाता है। TR, TR का मतलब होगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती है मेरे बेटा जी, एक होते हैं तुम्हारी डेटर, एक होते हैं BR। यानी कि ये वो लोग होते हैं, डेटर और BR, यानी कि ये वो लोग होते हैं कि जिनको तुमने उधारी में माल बेचा है, बट इन्होंने अभी तुम्हें रुपए दिए नहीं है, जिन्होंने अभी तुम्हें रुपए दिए नहीं है, ये होते तुम्हारे डेटर। अब तुमने सामने वाले बंदे को सामान तो बेच दिया, बट तुम्हें अभी रुपए लेने हैं, तुम्हें अभी रुपए लेने हैं, तुमने अभी रुपए लिए नहीं है ना, तुमने अभी रुपए लेने हैं, अभी तुमने रुपए लिए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सामने वाला बंदा तुम्हारा डेटर बन जाएगा। अब तुम्हारे खातों में जो डेटर है ना, ये तो एज ए डेटर नजर आएगा, लेकिन जब वही डेटर तुमसे BR, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखवा लेता है, तो वो डेटर कन्वर्ट हो जाता है BR में। बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सामने वाले बंदे से रुपए लेने हैं, या तो एज ए डेटर ले लो या एज अ BR ले लो, रुपए तुम्हें एक ही बार मिलेंगे। क्लियर ही नहीं है? यानी कि तुम्हारी बैलेंस शीट में वो डेटर, वो बंदा या तो एज ए डेटर नजर आएगा
ये ऐसा बी आर नजर आएगा। क्लियर है ही नहीं है? तो डेटर और बी आर दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, और उस थाली का नाम है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड इनकी व्यापार से, व्यापार का वो पैसा जो रिसीवेबल, अभी रिसीव करना बाकी है, मिला नहीं है। मुझे ज्यादा बातें बोलनी नहीं है इसके बारे में, सिर्फ समझाने के पीछे ज्यादा बातें बोलूंगा। क्लियर है? अगर मैं बोलूंगा एवरेज टीआर कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग टीआर मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग टीआर यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब ओपनिंग, अगेन वही वाली बात है, ओपनिंग टीआर क्लोजिंग टीआर। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? मैंने बोला ना, टीआर का मतलब क्या है? ओपनिंग डेटर भी लेना है और ओपनिंग बीआर भी लेना है। याद रखना, अगर बीआर गिवन है तो लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीजें गिवन हो उनसे मतलब रखो। ठीक है? क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर, होल डिवाइडेड बाई 2। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये फॉर्मूला है। और वही वाली बात जो मैंने आईटीआर में बोली थी कि अगर तुम्हें ओपनिंग गिवन नहीं है ना, फाइंड कर सकते, तो क्लोजिंग टीआर से ही अपनी आत्मा को संतुष्ट होने देना। क्लोजिंग टीआर का मतलब हो गया क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर। बात क्लियर हो गई? ओपनिंग को देखना ही मत, फॉर्मूला लगाना ही मत। क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है नेट क्रेडिट सेल। बच्चे कहते हैं कि आप फॉर्मूले में क्रेडिट सेल क्यों यूज कर रहे हो, आप टोटल सेल क्यों नहीं यूज कर रहे, आप कैश सेल क्यों नहीं यूज कर रहे? फॉर्मूले में देखो ऊपर, ये देखो फॉर्मूला ये रहा। क्लियर ही नहीं है? आप फॉर्मूले के अंदर, आप फॉर्मूले के अंदर ये क्यों यूज कर रहे हो कुल मिला के? नेट क्रेडिट सेल। तो बेटा मैंने बच्चों को ये जवाब देता हूँ कि बेटा क्रेडिट सेल ही तो होती है जो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल डेटर पैदा करती है, क्योंकि तुम सामान तो बेच रहे हो पर पैसे नहीं लिए, उधारी की सेल। कैश सेल से डेटर नहीं बनते, इसलिए क्रेडिट सेल ली जाती है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब आ जाओ बेटा, क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा क्या? टोटल क्रेडिट सेल मतलब टोटल उधारी में तुमने कितना माल बेचा है, माइनस सेल्स रिटर्न, कितना माल वापस आ गया है। बस एक बात बोल दूं, अगर तुम्हें ये गिवन है तो लिख देना, नहीं तो नहीं है तो जीरो मान लेना। ये जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? जो टोटल है वही नेट है, जो नेट है वही टोटल है। टोटल को मैंने पहले ही बोला था ग्रॉस भी कह सकते हो। क्लियर है? चलो, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो चलता था, ऐसे इसके साथ भी एक रेशियो चलता है। उस रेशियो का नाम है ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड टर सप। अगेन वही वाली बात है, ये टाइम में निकलेगा। अगर मंथ में निकालना है तो मंथ लो, डेज में निकालना है तो डेज लो। डेज के लिए मैंने आपको बातें बता दी हैं। वीक है तो वीक लो, डिवाइडेड बाय टर टर। जैसे मान लेते थे ना इन्वेंट्री में आई टर लेते थे, ऐसे यहाँ पर टर टर। अब मान लो, मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। सपोज मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हें ये अभी तक मैंने ये समझाया नहीं, ये रेशियो समझाने का चाहता है तुम्हें। मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर, मान लो मुझे बताना अनुष्का डेटर कौन होते हैं जिनसे हमें रुपए लेने होते हैं। अब तुम्हें जल्दी रुपए लेने पसंद है देर में? मुझे जल्दी लेने पसंद है। जल्दी लेने पसंद है। ठीक है? तो सपोज मान के चलो तुमने पूरे साल भर में 12 लाख का माल उधारी में बेचा, मतलब 12 लाख का माल बेच दिया बट अभी पैसे नहीं लिए, पैसे लेने हैं, मतलब तुमने 12 लाख के डेटर पैदा करे। क्लियर है? और मान लो 12, हाँ मान लो 2 मिनट रुको बेटा। हाँ, मान लो कि तुम्हारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 50,000 होते हैं, तो जब काटोगे तो आंसर निकल कर आएगा 24 टाइम्स। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि आप अपने डेटर से साल भर में कितनी बार पैसा राउंड करते हो, कितनी कितनी बार पैसा निकलवाते हो। तो यहाँ पे निकल कर आता है एवरेज, आप निकलवाते हो 24 बार पैसा, 24 टाइम्स। और ये जितना बढ़ेगा ना उतना बेहतरीन है ये। अब जैसे मैं इसको इस वाली रेशियो निकालता हूँ,
इसे मंथ में निकालते, जैसे वो डेज में था ना, मंथ में डिवाइड बाई 24, 24 निकाला था नहीं आपने, तो ये तुम्हारा क्या निकल कर आएगा 0.5 मंथ। 0.5 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा, आधा महीना, आधा महीना। इसका मतलब पता है क्या है, आधा महीना इनकी 15 दिन, लगभग 15-16 दिन। यानी कि आप अपने डेटर से, आप अपने डेटर से लगभग लगभग, अगर आज तुम सामान बेच रहे हो और तुम्हें पैसा निकलवाना है, तो तुम 15-16 दिन लगा देते हो अपने डेटर से पैसा निकलवाने में। डेटर से पैसा निकलवाने में 15-16 दिन लग रहे हैं बेटा। आप, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? फटाफट बोलो हाँ या ना। यस सर। अब मुझे बताओ, अगर यही 15-16 दिन 10 दिन में कन्वर्ट हो जाए, कि अब 10 दिन में पैसा निकलवा रहे हैं, कैसा लगेगा प्रियम? बताओ, अच्छा या बुरा? अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा। यानी कि टर अगर ये बढ़ता है तो ऑटोमेटिक ना टर सप, टीपीसीपी, टीआरसीपी, ये घटेगा। और ऑब्वियस बात है, ये घटेगा ना तो मजा आ जाएगा, ये गुड है, गुड। तो सर बैड क्या होगा? ऑब्वियस बात है इसका उल्टा, अगर ये घट गया और ये बढ़ गया तो दिक्कत का विषय, आप बहुत लेट पैसा निकलवा रहे हो। क्लियर है ये नहीं है? इन चीजों को समझ के ये है। एक बात और बोलूं, आईटीआर और ये वाला मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और ये कनेक्टेड भी है कहीं ना कहीं। जैसे मान के चलो, तुम्हारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब स्पीड है, माल तो बिक रहा है, जल्दी जल्दी बिक रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन डीटीआर नहीं बढ़ रहा तुम्हारा। डीटीआर या तो घट रहा है या कांस्टेंट है। तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या है? डीटीआर बताता है पैसा कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी जल्दी दिल निकलवा रहे हो, कितनी बार निकलवा रहे हो, कितने दिनों में निकलवा रहे हो। और इन्वेंट्री बताता है कितनी जल्दी सामान बेच रहे हो। तो भैया इन्वेंट्री इन्वेंट्री तो जल्दी जल्दी बिक रही है, पर पैसा जल्दी जल्दी नहीं आ रहा। मतलब हमारा पैसा देख, हमारा हमारा माल जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, माल जा रहा है, पैसा धीरे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सामान बेचे जा रहे, बेचे जा रहे, बेचे जा रहे सामान, और पैसा ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि आने की स्पीड स्लो है। आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे यस बोलो। सर, आ रहा है। इसका मतलब पता है ऐसा हो सकता है कि अगर आने की स्पीड कम है तो मालिक बावला है, ओनर बावला है, मैनेजमेंट बावला है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बकवास है। मतलब मैनेजमेंट हो सकता है बार बार या तो उधारी पे ही बिजनेस चल रहा है, अपना पैसा रेज ही नहीं कर पा रहे वो, या फिर मालिक अपनी जेब से पैसा लगा रहा है बार बार। तो ये बेवकूफों का बिजनेस कहलाएगा, मैनेजमेंट स्किल बकवास है। अब जैसे डेटर का उल्टा क्रेडिटर होता है, तो यहाँ जैसे डेटर का रेशियो है, ऐसे क्रेडिटर का भी तो रेशियो होगा। बिल्कुल सर होगा, क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे एक रेशियो बनता है, इसके बाद बिल्कुल जैसे उल्टा रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसके बारे में पहले मैं लिखूंगा, फिर बातें करेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसे बोलते हैं हम टी पी टी आर, टप्टर। इसे पहले बोला जाता था क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसे सी टी आर बोला जाता था पहले। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आप लेते थे ना, मान लेते थे नेट क्रेडिट सेल, यहाँ लेते हो नेट क्रेडिट परचेज। उधारी में कितना माल खरीदा है, क्योंकि उधारी में ही माल खरीदने से तुम्हारे क्रेडिटर पैदा होते हैं। मान लेते थे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ लोगे एवरेज ट्रेड पेबल, टीपी। टीपी टीपी यानी कि ट्रेड पेबल, यानी कि वो लोग जिनसे तुमने उधारी में माल खरीदा है और तुम्हें अभी पैसे देने बाकी हैं, दैट इज योर सप्लायर। या तो वो बंदे एज अ क्रेडिटर होंगे या एज अ बीपी बने होंगे तुम्हारे खाते में। ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। अगेन वही फॉर्मूला यार, अगेन वही फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अगेन सेम सेम बातें। एवरेज ट्रेड पेबल, फॉर्मूला बोलो क्या होगा? ओपनिंग ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2, है ना? अगेन टीपी के बारे में बोलूंगा। टीपी यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर भी ले लो, ठीक है, प्लस ओपनिंग बीपी भी ले लो, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। अगेन फिर वही वाली बात रिपीट करूंगा। क्या ओपनिंग गिवन नहीं है, ना निकाल पा रहे हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे जब ओपनिंग गिवन है? क्लोजिंग से ही अपनी आत्मा को संतुष्ट करेंगे सर।
क्लोजिंग टीपी से ही मामला खत्म करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं है? यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी। क्लियर है? वही बात फिर दोबारा से, नेट क्रेडिट परचेस कैसे निकालोगे? जैसे नेट क्रेडिट सेल निकालते थे। टोटल क्रेडिट परचेस, टोटल कितना माल खरीदा है उधारी में, टोटल क्रेडिट परचेस माइनस परचेस माइनस परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, कितना माल वापस आ गया। डन है? फिर अगेन जैसे वहां होता था ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, वहां तो पैसा कलेक्ट करना होता था या पे करना होता है, ट्रेड पेबल पीरियड, ट्रेड पेबल पीरियड टीपीपी, वो निकलता है टाइम्स में, ये निकलता है टाइम में। बात क्लियर हो गई? क्या मंथ में निकालना है मंथ ले लो, डेज में निकालना है डेज ले लो, वीक में निकालना है वीक ले लो, वीक में नॉर्मली आता नहीं है, डिवाइड बाय वहां होता था टर, यहाँ होगा टपटर। ये क्या बताता है कि तुम कितनी बार पेमेंट करते हो, तुम कितनी बार पेमेंट करते हो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है, ये समझ के चलना। यहाँ पे देखो लिखते हैं टप टर, वहीं लिखते हैं ट्रेड पेबल पीरियड, यहाँ लिखते हैं गुड और यहाँ लिखते हैं बैड, यहाँ लिखते हैं गुड और यहाँ लिखते हैं बैड। क्लियर है? गुड और बैड। देखो अगर ये घटेगा, मतलब एक तरीके से हम पेमेंट स्लो करते हैं, मतलब हम अपने डेटर से पैसा तो जल्दी लेते हैं बट क्रेडिटर को पैसा स्लो देते हैं, मतलब कम, मतलब अगर हम 24 बार दे रहे हैं पैसा, 24 बार ले रहे हैं पैसा डेटर से, या 20 बार 15 बार दे रहे हैं, मतलब घटा हुआ है। इसका घटना इसका बढ़ना बढ़िया, इसका बढ़ना और इसका घटना घटिया। क्लियर है? लेकिन याद रखना कई बार बच्चे बोलते हैं मतलब भैया कुल मिलाकर डेटर से तो जल्दी लेना है और क्रेडिटर को देर में देना है, तो देर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब लगा दिए तुमने सालों साल। इतना देर नहीं करना कि तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो जाए, क्योंकि जब तुम सामने वाले बंदे को पैसा देने में डिले करते हो ना, तो वो बंदा तुम्हें माल बेचेगा नहीं या कैश में माल डेबिट नोट बेचेगा। लग जाता सर, हाँ डेबिट नोट लग जाते हैं। हाँ, डेबिट नोट भी लग जाते हैं, ब्याज भी लग जाता है, कई बार बहुत चीजें होती हैं, लोग माल भी नहीं बेचते, बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है देर नहीं, यहाँ पे सवाल देरी का नहीं है, यहाँ पे सवाल है समय से दे देना, या सवाल है समय से पैसा दे देना। क्लियर ही नहीं है? समय से पैसा दे देना, ये होता है कुल मिला के। देखो मैं तुम्हें ना एक बात समझाता हूँ, ठीक है? एक बात समझना, है ये अपोजिट सिचुएशन टप्टर की, लेकिन बातों को समझना। देखो यहां लिख रहा हूं मैं टर 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 टर, या टर सप जो उसका दूसरा वाला भाई था, टर सप, और यहां लिख रहा हूं मैं टपसर, टपटर मतलब ट्रेड प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, और टीपीपी। पता क्या है बात, क्या है? अगर तुम मैंने क्या बोला, इनमें इनसे जल्दी ले लो, जल्दी मतलब इसका टाइम पीरियड घटना, ये वाला घटना या ये बढ़ना। आप एक काम करो, इससे मत समझो, इससे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ऐसे समझो, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इसका मतलब क्या है? जल्दी लेना पैसा, मतलब अर्ली, ये घटे, जल्दी लो, इसका घटना मतलब एक तरीके से तुम 36 दिन, अगर तुम 15 मान के चलो 20 दिन में पैसा निकलवा रहे हो, 20 डेज में पैसा निकलवा रहे हो, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो तुम्हारा ट्रेड पेबल पीरियड है ना, उसे तुम 25 दिन में पैसा दो क्रेडिटर को। बात समझना, बात समझना, तुम 20 दिन में निकलवाओ और 25 दिन में दो, इस कमिटमेंट पे काम करो। मतलब एक तरीके से कि तुम्हारा ये जो पीरियड है ना, ये कम होना चाहिए, ये इसके कंपेरेटिवली कम होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए, ये वाला जो है ये कम होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए एक दूसरे के कंपेरिजन में। मतलब क्या है? अरे देखो, जिनको तुम माल बेच रहे हो उनसे तुम्हें पैसा चाहिए, और जिनसे तुम माल खरीद रहे हो क्रेडिटर जो, उनको तुम्हें पैसा देना है, तो तुम पैसा दोगे कहां से जब ये डेटर तुम्हें पैसा दे देंगे? बिजनेस की साइकिल ऐसे घूमती है। तो अगर तुम 20 दिन में पैसा निकलवा रहे हो तो 25 दिन में दे दो,
अगर तुम 15 दिन में निकलवा रहे हो तो 20 दिन में दे दो, तुम 10 दिन में निकलवा रहे हो तो 15 दिन में दे दो, 12 दिन में दे दो। बात समझ रहे हो? मतलब कुल मिलाकर बात समझना कि यहाँ से पैसा जितने दिनों में आ रहा है ना, उसके बाद की साइकिल होनी चाहिए तुम्हारी। जिससे क्या होगा कि पैसा आया, समय से गया, और माल आया और बेचा, साइकिल चलती रहेगी, इन्वेंट्री भी घूमता रहेगा, डीटीआर सीटीआर सारे रेशियो सही से घूमते रहेंगे। मतलब जो तुम्हारे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल है ना, वो स्टॉप नहीं होने की, वो चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो बात मैंने बोली ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, ये बोलो हाँ या ना। मतलब इनमें समय से पैसा आएगा, समय से पेमेंट करोगे, समय से पेमेंट करोगे, समय से और इन्वेंट्री खरीद पाओगे, समय से और इन्वेंट्री खरीद पाओगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री और बेच पाओगे, फिर और पैसा आएगा, फिर पे करोगे, फिर इन्वेंट्री आएगी। ये साइकिल क्या है? बिजनेस साइकिल लगातार घूम रही है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेटा मेरी बात समझ में आई है नहीं है? फटाफट बोलो हाँ या ना। यस। हाँ जी भैया। ये है मेरे बेटा कुल मिला के आपके चारों रेशियो मैंने आज के लेक्चर में आपके साथ कवर अप करे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद। सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.